सो हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है मस्ती सर में। और मैं हूं आपका एनसीईआरटी मेंटर। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे क्लास 8 हमारा PT1 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। और ये है हमारे केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा सेक्शन ए है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं इसके आंसर्स। ठीक, तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे दिया गया पैराग्राफ। Greek mythology has also had a profound and lasting influence of the English language, enriching it with words expressing and culture reference that continues the shapes how we communicate today. The ancient Greek created a vast collections of myths to explain natural phenomena, human behavior, and life mysterious. Over centuries, these stories become deeply woven into वेस्टर्न लिटरेचर, आर्ट एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ग्रीक मैथोलॉजिकल उन्होंने कोई ऐसी चीज़ फाउंड की थी। लास्ट इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसी चीज़ प्रोफाउंड, मतलब वापस से खोजा था। एनरिचिंग विथ वर्ड्स, एक्सप्रेशन, कल्चर, रेफरेंस, मतलब इन सब के साथ मिल के ढूंढा था। कम्युनिकेट टुडे, जिसके साथ आज हम जिस वर्ड्स के साथ हम एक्सप्रेशन के साथ, कल्चर, रेफरेंस के साथ आज हम कम्युनिकेट करते हैं। द एशियन ग्रीक क्रिएटेड अ वास्ट कलेक्शंस ऑफ myth टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना। मतलब एशियन ग्रीक जो था उस समय उन्होंने एक वास्ट कलेक्शन बनाया था मिथ्स का। मिथ मतलब आप जानते हैं, मिथ वही कोई भी चीज़, कोई बात कोई बोल दे तो वो एक मिथ बन जाती है। ठीक, तो एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर एंड लाइफ मिस्टीरियसेस, और ह्यूमन बिहेवियर के लिए और लाइफ मिस्टीरियसेस के लिए। तो ओवर सेंचुरीज दिस स्टोरी बिकम डीपली वोवेन इनटू वेस्टर्न लिटरेचर, आर्ट एंड लैंग्वेज। तो ये जैसे ये सेंचुरीज बढ़ते गई, अभी 21 सेंचुरी चल रही है, तो ये स्टोरी एकदम डीपली विवन बन गई और आज वो वेस्टर्न लिटरेचर में, आर्ट में है और लैंग्वेजेस में भी है। ठीक, many words have their roots in Greek mythology. For example, the word narcissistic come from the myth of Narcissus, a young man who felt in love with his own reflection. Similarly, Titanic word refers to Titan's powers, giant who ruled before Olympian god, and today it describes something huge and strong. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई इंग्लिश वर्ड जो ग्रीक मैथोलॉजी में हैं, ठीक, जैसे कि नार्सेटिक, ये वर्ड नार्सियस मिथ से लिया गया है। ये जो वर्ड है, ये जो मिथ है, इसके अंदर कोई यंग मैन किसी के लव में रिफ्लेक्शन करता है। फिर ये जो टाइटेनिक वर्ड है, ये टाइटन वर्ड से रेफर्स करता है, मतलब उससे रिलेटेड है। पावरफुल जाइंट हु रूल्ड बिफोर ओलंपियन गॉड। तो मतलब इसका मतलब है कि कोई ऐसी जाइंट पावरफुल रूलिंग जो ओलंपियन गॉड से पहले होती थी। एंड टुडे इट डिस्क्राइब समथिंग ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग। तो आज के समय में उसे हम ह्यूज और स्ट्रॉन्ग मानते हैं, मतलब बड़ा और ताकतवर। ठीक, द वर्ड हेरिकलम come from Hercules and is used to describe task requires great strength or effort। तो एक वर्ड है हारकलम, ये वर्ड आया हारक्लस से। तो ये वर्ड का मतलब है कि कोई ऐसा टास्क को डिस्क्राइब करना जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी और एफर्ट लगेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। Greek myths have also inspired many idioms and expressions.
तो ग्रीक मिथ में बहुत सारे आइटम्स आए हैं, मुहावरे हैं और एक्सप्रेशंस हैं। द टर्म आर्चलेस हेल refer to a person weakness based on a story of Archelaus who was invincible expert for his health. Pandora's box symbolize a source of expected troubles streaming from the myth where Pandora opened a box realizing all the words evil. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ऐसी क्या बोलते हैं, कोई एक आर्चलीज हेल नाम का कोई एक पर्सन था। वो मतलब जो स्टोरी है वो एक आर्चलीज पे बेस्ड है। जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीकनेस के बारे में बताया गया है इस स्टोरी में। और फिर उसके बाद ये पेंडोराज बॉक्स एक सिम्बलिक ऑफ सोर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रबल है। मतलब ये एक सिम्बलिक है, मतलब कोई भी अनदेखी ट्रबल, मतलब कोई भी परेशानी के पहले का पेंडोरामा बॉक्स था। और स्ट्रीमिंग फ्रॉम द मिस वेयर पेंडोरा ओपन अ बॉक्स रियलाइजिंग और वर्ड्स एविल। तो मतलब ये बताता है मिथ की पेंडोरा जब बॉक्स ओपन करती है तब वो वर्ड्स को इविल समझती है, मतलब वो वर्ल्ड को एक इविल की नज़रों से देखती है। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ और बचे, फिर उसको पढ़ते फिर यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। फर्दर द नेम्स ऑफ द मैनी प्लैनेट्स एंड constellations are taken from Greek mythology, reflecting the deep impact on these stories on science and culture. Words like Odyssey or Odysseus is long journey have become common word terms for adventurous journey. यहाँ पे कहा जा रहा है फर्दर मतलब आगे चल के ये जो प्लैनेट कॉन्स्टेलियंस थे, ये आगे जाके मिथ मतलब बदलते गए इनके नाम। और ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से ये जो स्टोरी है साइंस की ये और कल्चर की, ये डीपली इन पे इम्पैक्ट पड़ा। और वर्ड जैसे कि वर्ड ओडिसी मतलब एक वर्ड है फ्रॉम Odysseus long journey have become common term from the long adventurous journey। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवेंचरस जर्नी की तरह बन गई थी। Through the literature, education and daily speech, Greek mythology continues to enrich the English language with vivid imaginary and symbolic meaning. Its influence helps speakers convey complex ideas and emotions in creative and powerful ways. By understanding these references, we also gain a deeper appreciation for cultural heritage that shapes modern communication। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब ये जो लिटरेचर है, एडुकेशन है और ये डेली स्पीच है, ठीक, ये ना ग्रीक मैथोलॉजी में कंटिन्यू होते गए और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा हमें अचीवमेंट्स मिली है। मतलब उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। विविड इमेजनरी मतलब उसमें बहुत सारी इमेजनरी है, सिंबलिक मीनिंग है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स है। और ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स आइडिया के बारे में, इमोशंस इन क्रिएटिव मतलब इमोशन को एक क्रिएटिव की तरह बना देते हैं और पावरफुल वे में हम उसे डिस्क्राइब करते हैं। By understanding this reference, we also gain a deeper appreciation for a cultural heritage that shape modern communication। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीपली इसे पढ़ के कल्चर हेरिटेज के बारे में और मॉडर्न कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं, अप्रिशिएशन उसकी करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। ये यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस गिवन टेक्स्ट। सॉरी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है इससे इसको हमें कोई एक अच्छा सा टाइटल देना। तो आइए देखते क्या दे सकते हैं इसको हम टाइटल। ये हमारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
तो इसको हम ये टाइटल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिखा है, वेट, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी ऑन इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ पे हम इसे ये टाइटल दे सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why understanding Greek mythological reference important for English language learners? तो ऐसा क्यों है कि ग्रीक मैथोलॉजिकल को पढ़ने में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लर्नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दिस रेफरेंस हेल्प्स लर्नर बेटर grasp items, expressions and the cultural heritage that shape modern communication। तो जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है मॉडर्न कम्युनिकेशन के बारे में, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से बाय अंडरस्टैंडिंग से लेके मॉडर्न कम्युनिकेशन तक। ठीक, मैंने इसको थोड़ा और एडवांस में लिख दिया था। आर्चलेस हेल्थ वीकनेस, मतलब आर्चलेस हेल्थ जो है वो वीकनेस पे रेशियो है, तो फिर उसका जो प्रोपोर्शन है पेंडोरास बॉक्स, तो किस पे है? तो इसमें सिंपली हमारा क्या होगा आंसर? अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, मीन्स उसके वर्क बता रहा है कि क्या है वर्क, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ट्रबल हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Why has Greek mythology had a lasting impact on English scientific terms? तो यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रीक मैथोलॉजी जो है वो इंग्लिश साइंटिफिक टर्म पे इतना ज़्यादा क्यों इम्पैक्ट करती है। यहाँ पे हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक में कंटेन करती है कैरेक्टर्स को डैट रिप्रेजेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स एंड फोर्सेस। ठीक, आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ समवन डिस्क्राइब अ चैलेंजेस एज हेरक्लेन वे व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट दिस? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेरक्लेन वर्ड जो है वो चैलेंज करता है, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट देयर व्यू एंड टास्क, तो इसके बारे में आप क्या इन्फर करना चाहेंगे इसके टास्क के बारे में? तो आइए देखते हैं। The word Heraclean come from Heracles and is used to describe tasks requiring great strength and effort। तो ये जो वर्ड है Heracles, ये आया हरक्लेस वर्ड, मतलब हरक्लेस मिथ से, और ये वर्ड डिस्क्राइब करता है एक ग्रेट टास्क को रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ एंड एफर्ट। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है और एफर्ट चाहिए होता है। तो आइए 6 नंबर पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स। Understanding Greek mythological reference can help people better understanding items figurative language in English। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो ग्रीक मिथोलॉजी को मिथ को अंडरस्टैंड करना है, तो हमें उसके लिए अच्छे से अच्छे पीपल को हेल्प करना होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसे हमें आइडम्स, मुहावरे, फिगरेटिव लैंग्वेज इन इंग्लिश, मतलब ये फिगरेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में हमें बताना होता है। ये देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स। तो ये हमारा ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू। ठीक, आइए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन एंड रीज़न दिया हुआ है। द वर्ड टाइटेनिक इज़ यूज टू डिस्क्राइब समथिंग एक्सट्रीमली लार्ज एंड पावरफुल। तो ये ट्रू है। द वर्ड टाइटेनिक कम फ्रॉम द टाइटन्स इन ग्रीक मैथोलॉजी हु वर पावरफुल जायंट्स। तो ये भी सही है।
तो हम यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो ये सेक्शन बी पर यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। ठीक, ये यहाँ पे राइटिंग और ग्रामर का है, ये 12 मार्क्स का होगा आपका। और यहाँ पे हमारा पहला 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड इनवाइटिंग देम टू योर बर्थडे पार्टी, इंक्लूड द डेट, टाइम, वीनस एंड द स्पेशल एक्टिविटीज़ प्लान फॉर द सेलिब्रेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक इनफॉर्मल लेटर लिखें अपने दोस्त को, जिसमें आप अपने बर्थडे पार्टी के लिए आप उसको इनवाइट कर रहे हो, जिसमें ये लेटर में आपको अपना मतलब डेट मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है, और वीनस मतलब होता है सॉरी वेन्यू, तो वेन्यू मैं वीनस बोल रहा था, यहाँ पे वेन्यू ही होगा। तो ये वेन्यू जो है यहाँ पे ये एड्रेस के रूप में काम करता है, तो ये जो वेन्यू है इसको आप एड्रेस कह सकते हैं, सिनोनिम कह सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटी जो आपने उस पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए आपने प्लान किया है। ठीक, तो आप यहाँ पे लेटर लिखेंगे और यहाँ पे एक और लेटर दिया हुआ है। ठीक, राइट इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर to your principal requesting for a transfer certificate as you shifting to another city with your family। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल जो आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल उसको आप एक फॉर्मल लेटर लिखिए जिसमें आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी विथ योर फैमिली, मतलब आप अपने इस सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ। तो आप यहाँ पे दोनों तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक लिखेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये मेरा 8वां वाला है, तो सॉरी यहाँ पे मैं इसको और छोटा कर दे रहा, आप उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे योर एड्रेस, डेट, फिर आपका डियर नेम, मतलब आपका एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखना है, फिर आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना हो। हाँ, फ्रेंड के नाम लिखने से पहले आपको डियर लिखना है। डियर आपका फ्रेंड का नाम है, जैसे हो गया मोहन, तो यहाँ पे आप डियर मोहन लिखेंगे। सोहन है तो डियर सोहन, मतलब ऐसे आप लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आप स्पेस नीचे गैप डालेंगे, फिर आप लिखेंगे आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन डेट, मतलब यहाँ पे आप डेट लिखेंगे वापस से कि इस डेट को मेरा बर्थडे पार्टी है। इट्स गोइंग टू बी एट पंडित रेस्टोरेंट कानपुर, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैंने एक कानपुर का एक फेमस पंडित रेस्टोरेंट मैंने लिखा हुआ है, पंडित होटल आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे इनवाइट आप ये आपका हो जाएगा। वेन्यू जो आपका एड्रेस है, स्टार्टिंग एट टाइम, मतलब इस टाइम पे ये स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे उसके आगे आई हैव प्लान सम ऑसम एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग अ रिडल्स टूर्नामेंट, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि आप एक एक्टिविटीज़ लिखिए जो आपके सेलिब्रेशन पार्टी में मतलब प्लान करेंगे आप। तो यहाँ पे रिडल्स टूर्नामेंट होंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इट वुड नॉट सेलिब्रेशन विदाउट माई बेस्ट फ्रेंड डेयर, सो आई रियली होप यू कैन मेक इट। तो यहाँ पे आप कहा जा रहा है कि अगर ये जो सेलिब्रेशन मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह मतलब अच्छा सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हैं कि आई रियली होप यू कैन मेक इट, मतलब आप यहाँ पे आएंगे। योर फ्रेंड आपका नाम। ठीक, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे योर फ्रेंड के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा 8 नंबर का फर्स्ट वाला हो गया, मतलब इनफॉर्मल लेटर जो आपको लिखना था अपने दोस्त को। अब यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है, ये टू द प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा। यहाँ से आप देखिए अब टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल एंड द विच सिटी, तो मतलब यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम और सिटी लिखेंगे, कौन सा स्कूल है और कौन सा सिटी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे
रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC। ठीक, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन। ठीक, आप पूरा लिखेंगे, कोई मेन नहीं है, पूरा ही मेन है। ठीक, रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई एम योर नेम, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सेक्शन लिखेंगे राइटिंग टू रिस्पेक्टफुली request a transfer certificate as I am unable to continue my studies at this school। ठीक, आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके आगे देखते क्या लिखेंगे। My father has been transferred to another city and my families will be shifted there by the end of this month। तो यहाँ पे आप पूरा ये चीज़ लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे I have cleared all my pending dues and returned the library books। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि आप पूरा जितना भी पेंडिंग था ड्यूज़ वो आप क्लियर कर देंगे और जितने भी लाइब्रेरी बुक इशू किए थे वो भी रिटर्न कर देंगे। I would be grateful if you could issue my transfer certificate at the earliest so that I can proceed with the admission process in new city। Thank you for your guidance support during time at this institution। फिर उसके बाद आपका योर ओबीडियंटली, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे नीचे। ठीक, ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको वापस से दिखा दे रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे पूरा, ये 8 नंबर में इनफॉर्मल लेटर का। और फिर उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल सर को लिखेंगे आप अपना एक फॉर्मल लेटर जिसमें आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। ये यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Complete the following sentences appropriately with either the main clause or the subordinate clause। if clause, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखने हैं। ठीक, आइए देखते हैं पहला वाला। यहाँ पे पहले वाले में कह रहा है इफ़ सी न्यू द आंसर, मतलब क्या वो जानती है आंसर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ़ सी न्यू द आंसर सी वुड टेल अस राइट अवे, मतलब ये हमें बताएंगी। इसके आगे का मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक, फिर उसके आगे देखते हैं सेकंड वाले में क्या होगा। इफ़ I had million rupees I would travel across the world। अगर मेरे पास millions of rupees रहते तो मैं पूरा दुनिया घूमता। या आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको ये वाला उम्मीद होगा 9th वाला भी समझ में आ गया होगा। 10 select the appropriate word from the bracket that completely replace the underlined words in the sentence from the text। फिर 1 नंबर a sundial with a strange device। तो यहाँ पे क्या होगा, सोचो यहाँ पे अप्रोशिएटिव वर्ड, यहाँ पे आपको स्ट्रेंज की जगह कोई वर्ड लगाना है, तो यहाँ पे होगा पर्कुलर। तो यहाँ पे पर्कुलर हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे नोट भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। आइए सेकंड नंबर देखते हैं। वेयर इज़ द लवली थिंग आई क्राइड। क्राइड की जगह क्या होगा, तो आप ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है। तो आपका टाइम समाप्त हुआ, तो यहाँ पे होगा एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आंसर हो जाएगा। सॉरी, चलिए अब 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
Complete the sentence by filling in the noun form of the textual word given in the bracket. तो यहाँ पे नाउन के फॉर्म्स आपको यहाँ पे भरने हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिए गए, इसको आपको सही से अरेंज करके भरने हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर वाला। सम वर्ड गेम्स नीड अ लॉट ऑफ थॉट एंड खाली जगह, मतलब यहाँ ब्रैकेट में दिए गए, आपको इससे सोच के लिखने। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डिडक्शन। चलिए आप सेकंड वाला देखते हैं। डिटेल्ड ब्लैंक्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट शोज अ लॉट ऑफ एरर वेयर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योरिटीनाइज। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक्यूरिटीनी सेक्यूरिटाइनी। देन आफ्टर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, यू मे टेक क्लॉज फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको रीराइट करना है, ये सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे दो, इन दोनों को आपको वापस से लिखना है। और यहाँ पे आपको मॉडल वर्ब को, अप्रोशिएटिव मॉडल वर्ब को आपको यहाँ पे लिखना है। और आपको तो मॉडल वर्ब पता ही होगा क्या होता है, टेक। और फिर उसके बाद टेक, फिर उसमें से आप ये जो वर्ड्स दिए गए हाईलाइटेड वर्ड, इसमें से आप क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप अननेसेसरी की जगह नीड नॉट लिखेंगे, क्योंकि इट इज़ नीड नॉट टू वरी। यहाँ पे देखिए नीड नॉट इसलिए होगा क्योंकि वो एक मॉडल वर्ब है। इट इज़ नीड नॉट टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको कोई वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अननेसेसरी के आप जगह नीड नॉट लगा सकते हैं। ठीक, आइए सेकेंड वाला देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क, मतलब यहाँ पे कोई नॉट पॉसिबल की जगह आप लगाएंगे वेट, नॉट पॉसिबल की जगह आप लगाएंगे कैन नॉट। ठीक, कैन नॉट आप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट भी एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ कैन नॉट फॉर अ पर्सन टू गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टेक अननेसेसरी के जगह आप लिखेंगे नीड नॉट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी फिर टी, फिर आप उसके बाद लिखेंगे नॉट पॉसिबल की जगह कैन नॉट। चलिए ये हमारा हो गया 12 नंबर। आइए सी नंबर सेक्शन सी पे पहुंचते हैं। सेक्शन सी हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है। तो आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज, या जो समझ लो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए, इसके एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। My next door neighbor, Mrs. Jones, he has got a garden full of stones, a crazy pot, a lily pond, a rocky, and just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. Jones think rather nice। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What can infer about Mrs. Jones' taste in gardening from the descriptions of her garden being full of stones। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिसेज जॉन है वो अपने गार्डन को
मतलब क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे कि मतलब उनका जो गार्डन फुल ऑफ स्टोन से भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया आइए देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा सी प्रेफर मिनिमलिज्म एंड अनयूजुअल गार्डन डिज़ाइन। तो उनको ये डिज़ाइन पसंद था और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन था। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिव ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे स्टेट करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स। सॉरी हाँ। द गार्डन सर्व्स एज अ means to reveal more about मिसेज जॉन herself। तो क्या ये ट्रू सेंटेंस है कि जो गार्डन है उसका जो सर्व है, जो इसका मतलब है वो जो पूरा क्रेडिट है वो मिसेज जॉन्स को जाता है कि वो उन्हीं का गार्डन है। तो ये ट्रू है भाई, वो मिसेज जॉन्स का ही गार्डन था। तो TRUE ट्रू, ये आंसर हो जाएगा ट्रू इसका। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ। तो यहाँ पे जो पोएम में जो पोएट थे वो क्रेजी पाथ से क्या कहना चाहते हैं। क्रेजी पाथ जो मतलब था वो क्यों था, मतलब क्या था उसका मतलब। तो बाय द टर्म क्रेजी पाथ द पोएट मीन्स अ पाथ विथ एन ऑड और इनरेगुलर अरेंजमेंट। तो जो क्रेजी पाथ था वो इसलिए कहा गया था क्योंकि जो ये पूरा गार्डन था वो एक ऑड और इनरेगुलर अरेंजमेंट में बनाया गया था, तब भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गार्डन था। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पोएम था उसका नाम क्या है और पोएट का नाम क्या है। तो सिंपल है यार, पोएम का नाम है कॉन्क्रीट एग्जाम्पल और पोएट का नाम है रेगिनाल्ड आर्केल। ठीक, तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर एनी 6 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इनमें से कोई 6 बताने हैं आप, लेकिन यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 7 तो बता दे रहा क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं कि मैं आपको 6 के 6 ही बताऊँ, लेकिन मैं आपको सारे ही बताऊँगा। तो पहले कह रहा है वाई वॉज द विजयनगर एम्पायर कंसिडर टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव रायज रीजन। तो जो विजयनगर एम्पायर था वो गोल्डन एरा क्यों कहा जाता था, कृष्णदेव राय जो जब रूल करते थे। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन चैप्टर फर्स्ट की वीडियो में बताया था कि विजयनगर एम्पायर जो है वो गोल्डन एरा इसलिए कहलाता था क्योंकि मतलब गोल्डन एरा जब कृष्णदेव राय के समय इसलिए कहलाता था क्योंकि उस टाइम आर्ट, लिटरेचर और क्या फ्लोरिश्ड हुआ था हैं, लर्निंग। ठीक, उस समय आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुई थी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द विजयनगर एम्पायर इज कंसिडर एज गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव रायज रीजन बिकॉज इन दिस टाइम पीरियड आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग फ्लोरिश्ड। तो आप यहाँ लर्निंग के जगह आप लिटरेचर भी आर्किटेक्चर भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड तेनाली रामाकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट। जो तेनाली रामा थे उन्होंने स्पेशल प्लेस किंग के दरबार में कैसे प्राप्त किया था। जैसे 7 करोड़ प्राप्त हुए, तो वैसे ही यहाँ पे तेनाली रामा को ये स्पेशल प्लेस कैसे प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं। तेनाली रामाकृष्ण अर्नड हिज स्पेशल प्लेस in court through his quick wit, humor, nature, and clever problem solving skills। जो तेनाली थे उन्होंने स्पेशल प्लेस अपनी क्विक विट और ह्यूमरस नेचर के माध्यम से किया था और उनका जो क्लेवर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस जो उनके पास स्किल्स थी उनके वजह से उनको ये स्पेशल प्लेस मिला था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मिसेज जॉन्स फील अबाउट हर गार्डन, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो मिसेज जॉन थी उनका जो गार्डन था वो अपने गार्डन के बारे में क्या सोचती थी, और आप यहाँ पे एविडेंस पोएम से लीजिए, मतलब पोएम के हिसाब से बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिसेज जॉन्स फील प्राउड ऑफ हर यूनिक स्टोन फिल्ड गार्डन स्पेशली एडमिरिंग द डेकोरेटिव सनडायल विच सी कंसिडर रैदर नाइस। मतलब जो यहाँ पे उनको सनडायल था वो
उनको जो ये गार्डन लगता था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको प्राउड फील होता था कि उनका बहुत ही अच्छा यूनिक गार्डन है, पूरे स्टोन्स से भरा हुआ। और जो उनका स्पेशली उनको जो डेकोरेटिव संडल था जिनको वो एक रेडर नाइस मानती थी, मतलब सबसे सुंदर। ठीक, आइए 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डज द क्वीन बिलीव डैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। तो जो क्वीन थी वो तेनालीरामा पे क्यों बिलीव कर रही थी कि वही किंग को खाली अंडरस्टैंड करा सकते, कि मतलब उन्हें समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। द क्वीन ट्रस्ट तेनालीरामा's wisdom and intelligence to resolve her मिसअंडरस्टैंडिंग विद द किंग एंड सिक्योर फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे क्वीन इसलिए ट्रस्ट करती थी तेनालीरामा पे क्योंकि उनका जो विजडम था, इंटेलिजेंस था उनके पास, और जो उनके मतलब इंटेलिजेंस था, जो इंटेलिजेंस की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो किंग को हुई थी उसको रिसॉल्व करने में वो इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और सिक्योर फॉरगिवनेस का मतलब है कि उनको सिक्योर करके रखते हैं। मीन्स सिक्योर करने का ये मतलब नहीं है वो भाला ये सब उठाया घुसा दिया दुश्मन को, ऐसा नहीं है। कि मतलब उनकी जो कपलनेस थी उनको वो हमेशा बनाए रखने के लिए। ठीक, तो आइए आगे पढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन। वॉट इज़ द टोन ऑफ द पोएम ऑफ अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। जो टोन था पोएम का, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के पोएम का वो कैसा था। तो अब द पोएम अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल यूजेज अ ह्यूमरस लाइट हार्टेड टोन टू पोक फन एट अनकन्वेंशियल गार्डनिंग चॉइस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो पोएम का टोन था वो एकदम ह्यूमोरियस और लाइट हार्टेड टोन था, जो पूरे पोएम में फ़न भर दिया, पॉक फन, जो गार्डन की चॉइस को भी बदल देता है। मतलब उसको एकदम अनकन्वेंशनल बना दिया। चलिए आइए हमारा 6th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why did the king believe the foreman and not the merchant। तो ये हमारे थर्ड नंबर चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है कि जो किंग था उन्होंने चारों दोस्तों का क्यों उन पे बिलीव किया और मर्चेंट पे क्यों नहीं किया। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ये यहाँ पे देखते हैं। द किंग बिलीव देम बिकॉज देयर लॉजिकल डिटेल्ड deductions about the camel proved their wisdom, making the merchants accusations baseless। तो यहाँ पे जो किंग थे उनको बिलीव इसलिए हुआ क्योंकि जो उनकी लॉजिकल थी और उन्होंने जो डिटेल बताया था कैमल के बारे में वो सही निकली, और क्योंकि उन्होंने अपने विजडम के सहायता से वो राजा को उनको मतलब खुश किया, जिससे राजा ने उन पर बिलीव किया और मर्चेंट को एक बेसलेस माना। तो आइए 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब अभी 15 नंबर क्वेश्चन भी बचा है, फिर उसके बाद डी एंड है। तो आइए देखते हैं। What was the reaction of a courtier when तेनालीरामा introduced his special paddy seed। तो ये आपका बुक से लिया वो क्वेश्चन, ये आपके बुक में भी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कोर्टियर्स थे उन्होंने तेनालीरामा को उनका रिएक्शन क्या था जब तेनालीरामा ने स्पेशल पैडी सीड को इंट्रोड्यूस कराया। तो ये देखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे When Tenayama introduced his special paddy seed, the courtiers reacted with sarcasm and disbelief, mocking Tenayama's claim and laughing at his unusual special paddy seeds। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तेनालीरामा ने जब स्पेशल पैडी सीड को इंट्रोड्यूस कराया तब कोर्टियर्स ने मतलब ऐसा रिएक्ट किया कि मतलब उनको बिलीव नहीं हुआ, इसलिए वो मॉकिंग करने लगे, धीरे धीरे हंसने लगे तेनालीरामा के ऊपर, और
ये स्पेशल पैडी सीड के अनयूजुअल मतलब बात पर, ठीक। तो ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे किसी एक का आंसर करना है, तो इसको आप 40 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पे दोनों में से किसी एक का आंसर दोनों देखें, आप इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। हाउ डज द कैपेबिलिटी ऑफ द 4 यंग मैन मेक देम सुटेबल टू बिकम एडवाइज़र। तो जो वो 4 यंग मैन्स थे, जो 4 दोस्त थे, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो कैसे बनाई जो वो एक एडवाइज़र बन पाए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है, तब भी चल जाएगा। The 4 young men are ideal advisor due to their sharp observations and logical reasoning। तो वो लोग जो 4 यंग मैन थे वो बहुत ही ज़्यादा एक आइडल एडवाइज़र थे, जिनका जो माइंड था बहुत ही ज़्यादा शार्प था और ऑब्जर्वेशन भी बहुत ही ज़्यादा शार्प था और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से। आगे देखते हैं। दे एनालाइज हिडन क्लूज टू डिड्यूस एक्यूरेट ट्रस्ट, proving they see beyond surface level facts. This rational intellect is circular for helping a king make wise administrative and judicial decision। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो हिडन क्लूज को भी ढूंढ निकालते थे और एक्यूरेट ट्रस्ट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हिडन ट्रूथ्स को फाइंड कर लेते थे। तो उन्होंने मतलब उन्होंने एक सरफेस लेवल फैक्ट मतलब उन्होंने ढूंढा और उनको दिखाया। दिस रेशनल इंटेलेक्ट सर्कुलर फॉर helping a king make wise administrative and judicial decisions। मतलब ऐसे उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिसीजन बनाया। तो आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, और है यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई एक ही करेंगे। तो सेकंड वाला है कि व्हाट डज द पोएम A concrete example tell us about the way people think difficulty about the world around them। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पोयम है a concrete example tell us about the way people think differently। तो मतलब यहाँ पे कैसे वो लोग डिफरेंटली अपने दुनिया के बारे में सोचते हैं जो उनके आसपास है। तो आइए देखते हैं। द पोएम हाईलाइट्स हाउ इंडिविजुअल माइंडसेट alter our perception of reality। One person may view an urban environment purely for its practical utility or construction value, while another see it through an emotional or creative lens। It proves that our backgrounds dictate how we interpret the world। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डी एंड। यहाँ पे हमारा डी एंड हो गया इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था PT1 के इंग्लिश का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग वापस ऊपर चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।